नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JWA पर। आज की हमारी जो है क्लास नंबर 3 है, लेक्चर 3 होने वाला हमारा, ठीक है, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम अभी हरियाणा की भौगोलिक संरचना। ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से अगर आप जब लास्ट में टॉपिक खत्म करोगे तो आपको एनालाइज होगा कि भाई इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछले जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को एनालाइज करने के बाद ये क्लास तैयार की गई है और हमारा मोटिव भी यही है कि भाई नौकरी लेकर रहेंगे, इसलिए हमने अब की बार ठान लिया है कि भाई हम नौकरी लेकर रहेंगे। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेस्ट से भी बेस्ट, और हम बेस्ट से भी बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो आपको हमारे साथ बस कंटिन्यू जुड़े रहना है। आपके सिलेक्शन की गारंटी हमने ले ली है तो ले लिया भाई। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। देखो भाई, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जो आपको ये PDF है एज इट इज JW एजुकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है हरियाणा से या फिर SSC से रिलेटेड, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो भाई। शुरू करते हैं। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भाई 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का कितना हिस्सा भाई? 44,212। जब आपका हरियाणा बना था 1966 को, तो भाई पंजाब से अलग किया गया था। ठीक है, और वहाँ पर 33% के आसपास से यहाँ पर हमारे को हिस्सा मिला था हरियाणा का। छोटा हरियाणा है, बिल्कुल छोटा है भाई। ठीक है, और ये पूरे के पूरे क्षेत्रफल का 1.34% है, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका 1.34% है अपना हरियाणा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है भाई। ये क्वेश्चन में ये जो 3 लाइन है ना, इन तीनों लाइनों में से एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है। क्षेत्रफल पूछ लेता है 44,212। क्षेत्रफल कितना है पूरे भारत का? 1.34%। और भारत कौन से नंबर पर आता है भाई? अभी की बात करें तो अभी 21वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वही क्षेत्रफल ये तो है नहीं कि हरियाणा पहले ही छोटा है, इसमें से कोई और राज्य बन जाएगा, तो काफ़ी समय तक बस यही रहने वाला है। समुद्र तल से हरियाणा की जो साधारण ऊंचाई है वो है भाई 200 से 300 मीटर, यानी कि 700 से 900 फुट भी कह देंगे इसको। 700 से 900 फुट है। ठीक है भाई, 200 से 300 मीटर और 700 से 900 फुट है। जो घग्गर और यमुना का मैदान है उसको घग्गर और यमुना का मैदान भी कहा जाता है, हम इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, आपका जो 68.21% मैदानी भाग है और 25.55% आपका तरंगित मैदान है, और रेतीले मैदान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, चट्टान कितनी है? 3.09% चट्टान व पहाड़ियाँ हैं। ये आपको दिमाग में छाप लेना है, क्वेश्चन फंसेगा भाई, जरूर फंसेगा। ठीक है, चाहे आप ये चाहो कि भाई हम इनको बाद में याद करेंगे, आपको PDF सेव कर लेनी है, लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो वीडियो देख के। अगर आपको अभी नोट डाउन करना है, क्योंकि देखो ये है ना, सिर्फ क्लास देखने से तो याद होगा नहीं, या तो आपको PDF रिवाइज करनी पड़ेगी या फिर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक हैं, वे लगभग 1.67% है भाई। ठीक है, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ ना वो 300 मीटर से अधिक हैं, वो कितनी है? लगभग 1.67% है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों की बात करते हैं हम। अब बात करते हैं आगे, जो मैदानी भाग पर जाने वाले जो टिल्लों को क्या कहा जाता है भाई? मैदानी भाग में पार जाने वाले जो टिल्लो है ना, टिल्लो जो हमारे टिल्लो बोलते हैं उसको हम, टिल्लो को जो ठुंड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्टम्प्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार ऐसा का ऐसा एज इट इज उठ के आ जाता है हमारे पास। अब आगे चलते हैं भाई। हमारा अक्षांश विस्तार कितना है भाई? अक्षांश विस्तार है भाई हमारा 27। मतलब इसको हम कैसे याद रखेंगे? याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, मतलब कैसे बोल लेंगे, एक तरीके से ये कह देता हूँ। 27, 39 से 30, 55 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, डिग्री लगाओगे ना तो डिग्री लगाने में काफ़ी आप उलझ जाओगे, सिर्फ ऐसे याद करना है। 27, 39 से 30, 55 जल्दी याद होगा आपको। देशांतरीय विस्तार कितना है भाई? 74, 28 से 77, 36। ठीक है, कितना क्या कुछ हुआ, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, 27 में 3 जोड़े 30 हो गया, 74 में 3 जोड़े 77 हो गया। तो जहाँ पे 27 में 3 जोड़ना है 30 हो गया, 74 में 3 जोड़ना है 77 हो गया। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, 27, 39 से 30, 55 और 74, 28 से 77, 36 पूर्वी देशांतर है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया भाई। कितनी इकाइयों में बांटा गया? 3 इकाइयों में। कौन कौन सा? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना, तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। कुरुक्षेत्र यह है 28-30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76-21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसे ये देखो भाई, जो ये मैं अभी है ना थोड़ा इसके ऊपर इरेज करके, अभी मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट कौन से होगा भाई? ये हाईलाइट हो गया। जो हाईलाइट कर दिया ना दोस्तों, प्लीज इसको मत याद करना,
कोई काम नहीं आएगा, आज तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसको मत याद करना, अभी जो अंडरलाइन करूंगा उसको याद करना। कुरुक्षेत्र कौन कौन से, करनाल वजींद का क्षेत्र है ना, वो कुरुक्षेत्र में आता है। या फिर आपको यह पूछा जाएगा भौगोलिक की दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया, कौन कौन से भाई, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बठियाणा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको भी याद मत करना भाई, जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको बिल्कुल भी याद मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। हरियाणा है वो हिसार, हांसी, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम का क्षेत्र आता है, जहां पर जाटों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को जटियाना भी कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जाट कहाँ पाए जाते हैं भाई, रोहतक, हांसी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, इस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। तो उनकी अधिकता होने के कारण यहाँ पर इसको जटियाना भी कहा गया है। अब बात करते हैं भाई बठियाना। बठियाना कौन सा है, बठियाना यह क्षेत्र फतेहाबाद और जो बट्टू की तहसीलों के मध्य में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर प्राचीन काल में क्या थे, यहाँ पर राजपूत ज्यादा होते थे, ठीक है भाई। राजपूतों की अधिकता से यहाँ पर इसका नाम क्या है, उनको भट्टी कहा जाता था, ऐसा कुछ बताया जाता है। भट्टी राजपूत रहते थे और उसी से इनका नाम क्या पड़ा था, बठियाना पड़ा था। तो ये आपको याद रखना। हम आगे चलते हैं। अब ये आ गया भाई, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था, बठियाना पड़ा था। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर, जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर में क्या कहा था भाई, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा इनकी एक पुस्तक थी, ठीक है। उसमें 8 भागों में बांटा गया था इसको, जो भी अभी मैं बताऊंगा 8 भाग कौन कौन से हैं, बिल्कुल आपको डिटेल में बताता चलूंगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डॉक्टर जसविंदर सिंह की पुस्तक कौन सी थी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ये डॉक्टर जसवीर सिंह की अपनी पुस्तक है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार आया गया है, तो इसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। शिवालिक मैदान, ये थोड़ा ठीक कर लेना भाई, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक का मैदान है, जलोढ़ मैदान है, गिरिपाद मैदान है, बाढ़ के मैदान है, ठीक है भाई। बालू के डिब्बे युक्त मैदान है, अरावली का पथरीला प्रदेश है, तरंगित बालू मैदान है, तरंगित बालू मैदान है, और अनकाई दलदल है। भाई ये कई चीज़ है ना थोड़ी ही मिक्स हो गई हैं, तो मिक्स होने से मैं आपको है ना अब आगे एक एक करके पढ़ाऊंगा ना, वो आपको क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई शिवालिक के मैदान की। जो आपका शिवालिक का मैदान है वो कौन सा है, क्या कुछ है, हर चीज़ डिटेल में लेके आया हूँ आपको, ठीक है। जो शिवालिक राज्य का उत्तरी पूर्वी भाग है ना, उसमें कौन कौन सा है, उत्तरी पूर्वी आप समझ गए होगे। उत्तरी पूर्वी में आता आपका जैसे कि पंचकुला आ गया, अम्बाड़ा आ गया, यमुनानगर आ गया। देखो भाई अगर आप ये चाहो ना कि हमको ये थोड़ा मैप से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, हम इसमें मैप भी एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप कमेंट कर देना, ठीक है। उत्तरी पूर्वी में आपका पंचकुला, अम्बाड़ा, ठीक है। देखो जैसे कि हरियाणा का जो ये भाग है ना, ये भाग यहाँ पे पंचकुला हो गया, अम्बाड़ा हो गया, इस साइड में यमुनानगर होगी, तो ये सारे क्या है शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार करते हैं, ठीक है। हिमालय में ट्रांस, महान व लघु हिमालय के बाद शिवालिक नवीन हिमालय के नाम से भी पुकारा जाता है। और इन पहाड़ियों में से घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती आदि नदियां निकलती हैं। नदियों का टॉपिक कल कराएंगे भाई, ठीक है। आज मैं बता देता हूँ कौन कौन सी शिवालिक में से निकलती हैं, जैसे कि आपकी मारकंडा, घग्गर, टांगरी और सरस्वती नदी यहाँ से निकलती हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या है कि भाई डाल की तीव्रता के कारण इन पहाड़ियों का नदियों द्वारा अत्यधिक अपर्दन होता है, ठीक है भाई। शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत है मोरनी हिल्स स्थित है, ठीक है भाई। शिवालिक में आपकी मोरनी हिल्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्रो, जो 1514 मीटर की है, ठीक है। ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो 1514 मीटर की कौन सी है, क्रो। अब आगे चलते हैं भाई गिरिपाद मैदान के अंदर। गिरिपाद जो आपका मैदान है वो कौन सा भाई, शिवालिक जो श्रेणी के दक्षिण में गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला जिले में फैला हुआ है, ठीक है भाई। देखो एक तो आपका ऊपर बता दी शिवालिक, गिरिपाद की बात करेंगे। गिरिपाद कहाँ भाई, यमुना और घग्गर के बीच की जो जगह है ना, यमुना और घग्गर के बीच की जो जगह है वहां तक यमुनानगर और अम्बाड़ा पंचकुला के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। यह पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। जो पर्वतीय मैदान है उसको अपनी जो देसी भाषा में उसको घर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आया हुआ है, मैं इसको थोड़ा कर देता हूं, इसको हम स्टार लगा देते हैं। ये घर वाले को स्टार है भाई, घर वाले को स्टार है ये, ठीक है। इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई।
जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान का क्या कुछ चक्कर है, देखो शुरू से पढ़ेंगे जलोढ़ मैदान को। शिवालिक के गिरिपा क्षेत्रों से अरावली तक तथा यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिसे बांगर भी कहा जाता है। शिवालिक के गिरिपाद मैदान से, गिरिपाद जो भी पढ़ा हमने, ठीक है, जो कि यमुनानगर और घग्गर के बीच में फैला हुआ है, उस वहां से गिरिपाद मैदान से और अरावली तक, देखो ऊपर से लेकर नीचे तक। अब अरावली का तो मुद्दा बहुत तरीके से छिड़ा हुआ भाई, बुरी तरीके से, तो वहां से भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा फैसला चेंज करने की कोशिश की है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच जाएगा हमारी अरावली भाई, जो कि काफी ज्यादा जरूरी भी है। शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक, अरावली तक, ठीक है, तथा यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है। कहाँ कहाँ पर, ये हो गया आपका, हो गया भाई गिरिपाद से अरावली तक नीचे तक, और यमुना और घग्गर, वहीं पे यमुना और घग्गर नदियों के बीच में जो फैला है ना उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान, उसे बांगर कहा गया है, ठीक है भाई, वो सारा जलोढ़ मैदान के अंदर आता है, ठीक है। थोड़ा नोट करके इसको लिखेंगे भाई, नोट करके कि बांगर प्रदेश ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के ऊंचे मैदान हैं, ठीक है, जहां वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। यह मैदान अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में फैले हुए हैं। एक बार आपको इसको सिर्फ नजर मार लेना है। अब बात करते हैं भाई बाढ़ के मैदान की। देखो बाढ़ के मैदान ओबियसली बात है, जहाँ पर बाढ़ आती होगी मैक्सिमम वहाँ बाढ़ के मैदान होंगे। हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी प्रभावित होती है, ठीक है भाई, सही बात है, क्योंकि जहाँ पर यमुना नदी निकलेगी वहाँ पर भाई प्रभावित तो करेगी, ठीक है। यमुना एवं उसकी सहायक नदियाँ द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदानों का निर्माण हुआ है। जो उसके पूर्वी भाग है ना, सभी को पता है भाई, यमुना नदी पूर्वी भाग में अलग कर दिया उत्तर प्रदेश से हरियाणा को। ऐसे ही बाढ़ के मैदानों में घग्गर तथा मारकंडा नदियों ने बनाए हैं, क्रमांश नेल्ली तथा वेट कहा गया है, ठीक है भाई। घग्गर में जो बनाते हैं ना घग्गर, वो तो है भाई नेल्ली, और जो मारकंडा बनाते हैं उसको क्या कहा है भाई, वेट कहा गया है। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। घग्गर जो बनाते हैं उसको नेल्ली और मारकंडा बनाते हैं उसको वेट कहा गया है। अब बालू के डिब्बे युक्त मैदान हरियाणा में राजस्थान की सीमावर्ती जिलों में जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में अंदर। देखो जहाँ पर मोटे अनाज होते हैं ना, जैसे कि भाई चना हो गया, ठीक है, दाल होगी, वो होती है लगभग अपने जो राजस्थान साइड में टच में है ना वहाँ पर, तो राजस्थान के लगते हैं ना जो भी जहाँ पर मोटा अनाज होता है या फिर जहाँ पर रेत होती है बालू, वो उस साइड में होती है और रेवाड़ी में फैला हुआ है। राजस्थान से आने वाली हवाएं बालू स्तूपों का निर्माण करती हैं, जो राजस्थान से आती है ना हवाएं वही इसका निर्माण करती हैं। अब आगे चलते हैं। अरावली का पथरीला प्रदेश, अरावली का पथरीला प्रदेश कौन सा भाई, यह क्षेत्र राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है, जो हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। राजस्थान में स्थित है, अरावली की पहाड़ियों का एक हिस्सा है, जो कि अरावली का पथरीला प्रदेश है। इसको कैसे याद रखें भाई, अरावली की जो पहाड़ी उसमें मेरे पत्थर तो होने ही हैं, क्योंकि पत्थर से ही तो एक पहाड़ी बनती है, पत्थर नहीं होंगे तो भाई पहाड़ी कैसे कहेंगे उसको। तो ये कहाँ पर स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है, अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है, जो हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। फिर आता भाई तरंगित बालू मैदान, यह हरियाणा के दक्षिण हिस्से में पाया जाता है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, ठीक है, ये दक्षिण में पाया जाता है। इसमें आते हैं हमारे पास रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ जैसे जिले। अब आता भाई अनकाई दलदल, अनकाई दलदल क्या है भाई, जिसमें मतलब दलदल ज़्यादा होगी, ठीक है। हरियाणा राज्य में पश्चिमी जिले सिरसा के दक्षिण भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। और भाई सिरसा में कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जो किसके लिए है, और यहाँ पर एक लाल चेस्टर मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है भाई, उसके बारे में आगे पढ़ाएंगे बिल्कुल डिटेल से। अब बात करते हैं भाई, एक ये यहाँ से क्वेश्चन भी आपका जरूर आता है। प्रारंभिक काल में ही राज्य की भूगतिक संरचना जो आदि स्थायी रही है ना, उसके बारे में ये, ठीक है भाई। इसमें सबसे पहले तो आपका भाई जो आपकी जीवन युग है ना उसके बारे में थोड़ा वर्णन किया गया है। सबसे पहले भाई ओजोइक काल, ओजोइक काल के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार, इसके मैं थोड़ा स्टार लगा देता हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लेना रे। ओजोइक काल है भाई निर्जीव युग, जिसमें कुछ भी नहीं था, ओजोइक काल था। फिर आता भाई पेलेजोइक काल, पेलेजोइक जीवन युग का प्रथम युग था, ठीक है। पेलेजोइक काल के दौरान राज्य की
जो भूगोलिक संरचना है वो परिवर्तन होना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जीवन युग का पहला काल बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है मेसोजोइक काल, मध्य जीवन युग, मेसो मतलब मध्य में से मेसो, मेसोजोइक काल में मध्य जीवन युग है। मेसोजोइक काल के दौरान भूगोलिक संरचना में परिवर्तन होना शुरू हो गया था भाई, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और फिर भाई लास्ट हमारे पास केनेजोइक काल। केनेजोइक काल है भाई तीसरा जीवन युग है इसके अंदर। केनेजोइक काल में जो आपकी ये भूगोलिक संरचना थी उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। इसमें नदियाँ आए, नाले बने, पहाड़, टीले आदि बहुत ज़्यादा निर्माण यहाँ पर हुआ था, और जलवायु का निर्माण भी यहीं पे निर्धारण भी हुआ था, ठीक है। किसमें? केनोजोइक काल में। तो सबसे जो रहने खाने योग्य था वो कौन सा था? वो था अपना केनोजोइक काल। इसको दिमाग में छपा लेना है, केनोजोइक काल को। तो भाई ये आज के हमारे टॉपिक थे, ये टॉपिक थे हमारे जो मैंने आपके करवाए हैं भौगोलिक संरचना के बारे में, ठीक है, भौगोलिक संरचना के बारे में। वैसे भाई ब्लू अच्छा चल रहा है, ठीक है, ब्लू लेते तो कल से ब्लू पे रखेंगे भाई, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक नंबर 3 है, टॉपिक नंबर 3 आज आपका कंप्लीट करा दिया, भौगोलिक संरचना। देखो भाई अगर आपको ये लग रहा हो कम है, यार क्लास छोटी है, छोटी इसलिए है क्योंकि मैंने आपसे बेफालतू की बातें नहीं की। अगर मैं लाइव पढ़ा रहा होता ना, यही 10-12 पेज में है ना, बीच में आपसे बातें करता, किसी पे कोई जोक सुना देता, कुछ कर देता, इसी को मैं 1 घंटे की भी कर सकता था। लेकिन यही रीज़न था कि हमने लाइव क्लास में फेस टू फेस न पढ़ा के इस यही जो तरीका ना अपना इसलिए है ताकि आपको जो इंटरेक्शन है ना वो कम हो और आपका टाइम वेस्ट कम हो, ठीक है। जो आपको 15 मिनट की, 18 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो में जो चीज़ मिल रही है, जरूरी थोड़ी ना उसको आप 2 घंटे की क्लास में पूरा करो, ठीक। फिर वहाँ पे फिर आप 2x भी चलाते रहोगे, टीचर कुछ बोल रहा है फिर आप आगे, क्योंकि यार मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को पता था कि यार मैं ये सोचता था कि अब फिर ये 5 मिनट कुछ बोलेगा, ये 5 मिनट और मेरी वेस्ट होंगे। तो भाई वो वेस्ट न करके हम 15 मिनट में आपको 1 घंटे का टॉपिक प्रोवाइड करा रहे हैं, ये तो आपके लिए अच्छी बात होनी चाहिए। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिख भी देता हूँ भाई यहाँ पर आपको, ठीक है। अगर पसंद आए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार प्यारे दोस्तों के साथ भेज देना है, और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।